हमारे आज के क्लास में हम लोग VVU BEd का सेमेस्टर 4 का जो पेपर है, पेपर नंबर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसके PYQ जो कि 2023-25 सेशन में पूछा गया था, उसको हम करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। हमारा सबसे पहले है MCQs। रीजन्स ऑफ जेंडर बाइस्ड इज लैक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी, सोशल लेवल, ये ऑल ऑफ दिस। कि जेंडर बाइस जो लिंग के आधार पे जो लोगों को बांटा जाता है, लड़का लड़की बांटा जाता है, उसका कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी का अभाव होना, इलिटरेसी, पढ़े लिखे ना होना, सोशल लेवल, समाज की बुराइयाँ, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जेंडर बायसनेस होता है, लोगों के अंदर जानकारी नहीं होता है, वो अनपढ़ रहते हैं, समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ होती है जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? विजय किशोरी रटकर, रेखा शर्मा, रेखा गुप्ता, पल्लवी पटेल। तो उस समय थे कौन? विजय किशोरी रहतकर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास्ड? कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1978, 1977, 1976, 1975। तो इसका आंसर होगा 1976। ये होता क्या है? तो ये एक्ट 1976 में आया था, जिसमें बताया जाता है कि अगर एक लड़का और एक लड़की, एक पुरुष या एक मर्द अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम पैसा भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द डोरी प्रोहिबिटेड एक्ट इम्प्लीमेंटेड? दहेज जो होता है, तो दहेज की जो रीति है उसको कब खत्म किया गया था? 1960, 1961, 1962, 1963। तो इसका आंसर होगा 1961। डोरी प्रोहिबिटेड एक्ट 1961 में आया था, जिसे दहेज लेना या दहेज देना दोनों ही कानून अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी इज? कि जो एजुकेशन की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या जिम्मेदारी होता है सोसाइटी में? टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का पूर्ण विकास, इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम, या फिर जो हमारा करिकुलम होता है उसमें बदलाव, ऑप्शन ए या फिर बोथ। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, डिस्क्राइब एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताइए, उसके एजुकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? तो जेंडर इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट टू बोथ मैन एंड वुमेन। कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सबको बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का अपॉर्चुनिटी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जिम्मेदारियाँ मिले और ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन। जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये क्यों किया जाता है? टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, जो लिंग के आधार पे जो विभेद होता है उनको ख़त्म करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। टू डेवलप रिस्पेक्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के बीच में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आना चाहिए। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उसके बारे में बताया जाता है। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, समाज में जो न्याय होता है वो भी प्रमोट किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? तो इनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करें। रेड्यूस स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुराने समय से सोच आ रही है लड़का लड़की के बीच में, उसको ख़त्म करें। प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाए, कि महिलाओं को हर चीज़ में मौका दिया जाए। क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाए जो डेमोक्रेटिक हो, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का शुरुआत करे। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि समाज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है एजुकेशन। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में इसमें बताया जाता है। तो इसी को आपको डिटेल में एग्जाम में हम लिखना पड़ेगा। डिस्कस जेंडर एंड क्लास, जेंडर और क्लास को डिस्कस कीजिए। तो जेंडर क्या होता है? तो जेंडर रिफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू मैन एंड वुमेन, कि समाज के द्वारा बनाई गई वो रीति जो लड़कों और लड़कियों को
या फिर जो महिला और पुरुष को जिम्मेदारी देती है कि लड़का है तो ये काम करना पड़ेगा, लड़की है तो ये काम करना पड़ेगा, लड़का और लड़की के बीच में जो डिफरेंस किया जाता है वही होता है जेंडर। फिर हमारा आता है क्लास। क्लास क्या होता है? तो क्लास रिफर्स टू पर्सन सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इन सोसाइटी, कि एक समाज में एक व्यक्ति का सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन क्या होता है उसको कहते हैं क्लास। जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड क्लास। जेंडर और क्लास के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? पुअर गर्ल्स फेस डबल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो गरीब लड़कियां होती हैं उनके साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, दोहरा भेदभाव होता है जेंडर को लेकर के और क्लास को लेकर के। फिर आता है लोअर क्लास वुमेन्स हैव फ्यूअर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि जो गरीब तबके की महिलाएं होती है उन्हें पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घर के जिम्मेदारियों में ही बटी रह जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीजेस जेंडर इनइक्वालिटी, कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो उसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी भी आएगा, कि पैसे की कमी है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कों को ही पढ़ाया जाता है। फिर वुमेन्स फ्रॉम हायर क्लास ऑफन गेट बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जो हायर क्लास से या फिर जो अपर क्लास की जो महिलाएं होती है उन्हें एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट की भी, मतलब पढ़ने की भी उनको आज़ादी होती है और काम करने की भी आज़ादी होती है। क्लास एंड जेंडर टुगेदर इन्फ्लुएंस लाइफ चांसेस, तो क्लास और जेंडर दोनों एक साथ मिल करके लोगों के लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जेंडर एंड क्लास आर इंटरकनेक्टेड एंड अफेक्ट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इंडिविजुअल, कि चाहे जेंडर के बारे में बात करें या फिर क्लास के बारे में बात करें, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है और दोनों अपॉर्चुनिटी एक व्यक्ति को या फिर एक महिला को देने में काम करती है। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि अगर पढ़ने को उनको मिल रहा है तो समाज में भी उनको इक्वालिटी देखने को मिलती है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था उस समय महिलाओं का क्या स्थिति थी? तो अगर वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो महिलाओं को इक्वल स्टेटस था, जो भी अपॉर्चुनिटी मेल को मिलती थी वो वुमेन्स को भी मिलती थी। वुमेन्स को एजुकेशन मिलता था, वुमेन्स जो है वो रिलीजियस डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करती है। इस स्कॉलर्स जैसे गर्गी और मैत्रेयी जो है वो फेमस है वुमेन स्कॉलर्स। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि वुमेन्स का जो स्टेटस था वो कम हो गया, चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गया, फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था खास करके वैदिक एज के टाइम में महिलाओं को रिस्पेक्ट भी मिलता था और उसके साथ साथ एजुकेशन भी मिलता था। लेकिन वैदिक पीरियड में क्या होता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड का समय आता है तो उनके साथ ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता है। तो इनका डिक्लाइन का कारण क्या था? चाइल्ड मैरिज कॉमन हो चुका था, पर्दा सिस्टम था कि महिलाओं को पर्दा में रहना है और उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं दी जाती थी। उसके बाद आता है राइट द रोल्स ऑफ फैमिली इन जेंडर एजुकेशन, कि जेंडर एजुकेशन फिर जेंडर इक्वालिटी में हमारे परिवार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो फैमिली क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। यहाँ पे फैमिली का क्या रोल होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर काम को करने के लिए। ये नहीं कि तुम लड़का है ये काम करेगा, तुम लड़की है वो काम करेगा। जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म कर देना चाहिए कि अगर लड़का है तो बोले कि बेटा तुम चाहो तो खाना बना सकते हो, लड़की है तो फिर मेल के काम होते वो कर सकते हैं, जैसे बाइक चलाना कुछ भी करना। फिर लड़कियों को पढ़ाने को, उनके एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ घर की बेटी तो वही पढ़ेगी। प्रमोट करना चाहिए रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए और कोऑपरेशन, कि सब एक साथ मिलकर के काम करें। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए लड़कियों में कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, और उनके अंदर सेल्फ स्टीम भी होना चाहिए, आत्मसम्मान भी होना चाहिए। फिर उनको पढ़ाना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के, हमारे डेमोक्रेसी में क्या क्या बातें बताई जाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है कि इस तरीके से चाहे लड़का हो या लड़की है दोनों को बराबर सपोर्ट मिलता है और उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक पर्यावरण भी मिलता है। फिर यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होने में मदद मिलता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से कम होती है और एक बैलेंस पार्टिसिपेशन होता है लड़कों और लड़कियों का हर एक जगह पे। फैमिली दैट रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज बोथ जेंडर क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। तो एक ऐसा परिवार जो सम्मान देता है दोनों को, दोनों जेंडर को, वह एक अच्छे समाज की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे क्या बातें बताई जाती है, की टेक अवे क्या है, इसका की पॉइंट क्या हो जाता है
कि जेंडर सेंसिटिव फैमिली हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी, कि एक जेंडर सेंसिटिव फैमिली जिसमें लड़का क्या करे या लड़की क्या करे उसके बारे में बताया जाता है, तो वे एक ऐसे सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे सब लोग बराबरी से अपना अपना काम करते हैं। अब आता है डिस्कस द रोल्स ऑफ स्टेट एंड लॉ इन वेरियस पीरियड्स इन जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर के समाज में हमारा चाहे स्टेट हो या लॉ हो, कानून हो, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। द स्टेट एंड द लीगल सिस्टम प्लेस ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स इन सोसाइटी, कि चाहे हमारा स्टेट हो गया या फिर जो लीगल सिस्टम होता है, जो न्याय व्यवस्था होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताने के लिए और वुमेन्स राइट्स को बताने के लिए। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो द स्टेट एंड लीगल सिस्टम प्लेस अ वाइटल रोल इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, कि समाज में जेंडर इक्वालिटी हो तो उसके लिए चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, सब उसमें मदद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लड़का लड़की सब बराबर है। आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि चाहे सेक्स के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, जॉब देने का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 39 बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर लड़का लड़की बराबर काम कर रहा है तो उनको बराबर पैसे मिलने चाहिए। आर्टिकल 42 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स वर्कर, कि जितनी भी वुमेन वर्कर होती है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉ है? तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसमें दहेज लेना मना कर दिया गया है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, इक्वल पेमेंट मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जहाँ पे महिलाओं के साथ किसी भी तरह का घर में मारपीट नहीं होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, कि अगर महिलाएं किसी जगह पे काम कर रही है तो उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट न हो। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, की लड़कियों का कम उम्र में शादी ना हो। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से प्रोग्राम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। अब रोल ऑफ स्टेट एंड लॉ इन वेरियस पीरियड, अलग अलग पीरियड में क्या क्या भूमिकाएं थी। तो एंशियंट पीरियड में क्या होता है? वुमेन हैड रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन सोसाइटी एंड वर इनकरेज्ड इन एजुकेशन, की महिलाओं का समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट भी था और उनको पढ़ने के लिए भी इनकरेज किया जाता था। मिडिवल पीरियड में क्या था? वुमेन्स स्टेटस डिक्लाइन ड्यू टू सोशल प्रैक्टिस एंड कस्टम, कि समाज के रीति रिवाज के कारण महिलाओं का जो स्टेटस था वो कम हो गया। कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ था? सोशल रिफॉर्मर्स एंड न्यू लॉस स्टार्टेड प्रमोटिंग वुमेन्स राइट्स, कि बहुत तरह का समाज में संशोधन हुए थे, बहुत तरह के नियम आए जिसके कारण वुमेन्स को उनका राइट्स मिला। जिसमें एक एग्जांपल है विडो रीमैरिज एक्ट 1856, की अगर कोई महिला है और कोई महिला है, उस महिला का अगर पति का डेथ हो जाता है फिर भी वह शादी कर सकती है। मॉडर्न पीरियड में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लॉ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं, जो लॉ दिए गए हैं, फिर जो गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ें शुरू की गई है, उसमें वुमेन्स को इक्वालिटी मिलता है और वुमेन्स को एम्पावरमेंट भी मिलता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? द स्टेट एंड द लीगल सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट, कि जो स्टेट रहता है या फिर जो लीगल सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी का और वुमेन्स राइट्स को भी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रेडिकल फेमिनिज्म इन डिटेल। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या है? रेडिकल फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म दैट कंसिडर्स पैट्रियार्की एज अ रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन, की महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है, उनको जो भी परेशानी हो रही है उसका कारण क्या है? पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज है। मेन फीचर्स क्या है? कि अपोज मेल डोमिनेंस, की जो हमारे मेल होते हैं उनके डोमिनेंस को, उसको पावर को अपोज करती है। फोकसेस ऑन वुमेन्स लिबरेशन, की महिलाएं पढ़ लिख करके इंडिपेंडेंट हो उसके बारे में बात करती है। चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, की जो भी जेंडर रोल्स होते हैं पुराने समय से चली आ रही है उसको चैलेंज भी करते हैं। सपोर्ट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, के सब लोग को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। फाइट अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर उनके साथ कोई मारपीट होता है या फिर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव होता है उसके खिलाफ वो लड़े। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इंड पैट्रियार्की को ख़त्म करना है, पुरुष प्रधान समाज को ख़त्म करना है। प्रमोट जेंडर जस्टिस, कि जेंडर को जस्टिस मिले, चाहे लड़का हो या लड़की हो सबको न्याय मिले। इंश्योर वुमेन्स ऑटोनॉमी, कि महिलाओं को अपने आप पे अधिकार मिलना चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एलिमिनेट सोशल इनइक्वालिटीज़, के समाज में जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करें। इसके मेरिट क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है? इंक्रीज
इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ वुमेन इशूज़, महिलाओं के जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। इनकर लीगल रिफॉर्म्स की समय समय पे जो भी चेंजेस लाना है तो उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथन्स वुमेन्स मूवमेंट, कि महिलाओं का भी जो भी मूवमेंट है, जो भी उनको बढ़ाने के बारे में बात किया जाता है उसको फोकस करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, तो रेडिकल फेमिनिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताता है। तो इसके की पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, तो रेडिकल फेमिनिज्म बिलीव करते हैं कि पैट्रियार्की मेन कॉज है वुमेन्स के ऑपरेशन का। ये चैलेंज करते हैं कि जितने भी जेंडर रोल्स है जो मेल के द्वारा बनाए गए हैं वो ख़त्म करें। उनका एम क्या होता है, लिबरेशन होता है, जस्टिस होता है, ऑटोनॉमी होता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। ये सपोर्ट करते हैं लीगल रिफॉर्म और फाइट करते हैं वॉयलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। इनका की रोल क्या होता है कि वुमेन्स मूवमेंट में बढ़ाई करने में सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस गवर्नमेंट एफर्ट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने किया तो क्या किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू प्रमोट एंड इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग स्कीम लाए, अलग अलग प्रोग्राम लाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रमोट करते हैं एजुकेशन और एम्पावर करते हैं गर्ल चाइल्ड को। सर्व शिक्षा अभियान, कि सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले जिसमें लड़कियां भी शामिल हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये एक तरह का रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहाँ पे डिसएडवांटेज कम्युनिटी, मतलब वैसे कम्युनिटी जहाँ पे उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पे वो लोग रहती हैं। मिड डे मील होता है कि दोपहर के समय में खाना दिया जाए और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो लड़कियों को मिलता है। फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, कि सरकार के द्वारा किताबें भी दी जाती है और यूनिफॉर्म भी दी जाती है गरीब लड़कियों को। स्कॉलरशिप क्या होता है कि समय समय पर इन लोग को पैसा भी मिलता है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 क्या करता है कि फोकस करता है इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, कि सारी की सारी लड़कियों को बराबरी के अधिकार मिले पढ़ाई लिखाई में। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जिसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो इसका की एरिया क्या क्या हो गया, इक्विटेबल एक्सेस, जेंडर इंक्लूजन, कि सब लोग को एक साथ पढ़ाया जाए, क्वालिटी लर्निंग, अच्छा पढ़ाई हो, स्किल डेवलपमेंट भी हो, सेफ एंड सपोर्टिव स्कूल भी हो। इसके की पॉइंट्स क्या हो जाता है कि दीज इनिशिएटिव्स एम्स टू रिमूव जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, की शिक्षा में कम से कम जो लड़का लड़की होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो ना हो। प्रमोट करना चाहिए एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, की लड़कियों को क्वालिटी का एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कीम हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज फीमेल लिटरेसी, तो ये जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम आए थे तो इससे जितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या तो बढ़ी है स्कूल में पढ़ने की। द एम्पावर वुमेन एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, स्कूल एंड सोसाइटी इज एसेंशियल, तो सरकार, स्कूल और समाज एक साथ मिलकर ये काम करेगा तभी कुछ हो सकता है, तभी वुमेन एजुकेशन का रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, कि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स थे, जो भी गवर्नमेंट ने किया है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है वुमेन एजुकेशन के लिए, और ये एम्पावर करता है गर्ल्स को कि उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है रोल एजुकेशन का, तो पहले समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स इनेबलिंग वुमेन्स टू पार्टिसिपेट इक्वली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड मेक देयर ओन डिसीजन, कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिलाओं को हर जगह पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वो भी इक्वली, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिकल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, ताकि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, क्या है रोल एजुकेशन का, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कि पढ़ लिख करके लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ राइट्स, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनको उनके राइट्स के बारे में पता होगा और कानून के द्वारा उनके क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है वो पता होगा। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि पढ़ लिखेंगी तो उनका स्किल बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा, बेटर जॉब मिलेगा। प्रमोट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पढ़ी लिखी रहती है तो उनको जॉब मिल जाता है, अपना पैसा आराम से कमा सकती है। इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस, की महिलाओं अगर पढ़ी लिखी होती है तो उनको पता होता है हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और हाइजीन के बारे में भी पता होता है।
रिड्यूस सोशल इविल्स, समाज की बुराइयों को ख़त्म करते हैं, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, डोरी हो या वायलेंस हो। इंकरेज लीडरशिप, पढ़े लिखे होंगे तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आती है। इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पढ़े लिखे महिलाएं जो है वो पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को भी मिलता है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, कि पढ़ी लिखी होंगी तो इक्वालिटी से सब कुछ काम करेंगी और रिस्पेक्ट भी करेंगी एक दूसरे के, मेल हो या फीमेल हो। स्ट्रेंथन्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, कि पढ़े लिखे होने के कारण महिलाओं को पता चलता है कि वो किस तरीके से किसी भी तरह के डिसीजन को बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। It brings social, economic and political changes and leads to national development। कि पढ़ाई लिखाई सबसे बेस्ट जरिया है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट मिलता है और इससे बहुत तरह के चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, इकॉनमी में और पॉलिटिक्स में, जिसके कारण नेशन का डेवलपमेंट भी होता है।